हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनोद शंकरन फ्रॉम टीम निष्ठा। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं आंसर्स दूंगा, डिटेल्ड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे हमारे नॉलेज में गैप कहाँ है, किस जगह पे हमें काम करना है ताकि हम इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर ला पाए। और नए सेक्शंस को भी आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए तो उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन विच आई सेड वाज वेरी इजी। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेक्शन था जिसमें 10 क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे। शुरू करते हैं वहां से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। ओके ना, बेटर क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन है। सिंग्स क्या है? सिंग्स एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब पर हाउ पूछने पर, एक्शन वर्ब के ऊपर अगर आप हाउ पूछते हो और उसके आंसर में कोई शब्द दिखता है तो वो पक्का ही एडवर्ब है। सिंग्स एक एक्शन वर्ब है, सिंग्स हाउ बेटर, तो ये तुम्हारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसमें मार्क भी किया हुआ है। और मच क्या है? मच चूंकि बेटर के बारे में बोल रहा है, मच भी एडवर्ब। इस तरीके का नॉलेज हमें चाहिए। ठीक है, नाउ द सेकंड वन, द स्टोरी वाज ऑल, द स्टोरी वाज इन ऑल द डेलीज। द स्टोरी वाज इन ऑल द डेलीज। अब जब भी कोई नाउन को ढूंढना हुआ तो हम क्या करते हैं? व्हाट, हु, whom के आंसर में कोई शब्द ढूंढते हैं। तो यहाँ द स्टोरी वॉज इन ऑल द व्हाट, ऑल द व्हाट, व्हाट के जवाब में कोई भी शब्द मिलता है वो पक्का ही नाउन है। तो इन ऑल द व्हाट तो नाउन है, डेलीज। ओके, ना एक चीज आप ये भी बोल सकते हो कि सर द डिटरमाइनर जब देखता हूँ, आर्टिकल जब देखता हूँ, आर्टिकल तो कभी भी जाकर नाउन में ही खत्म होना चाहिए, नाउन में खत्म होना चाहिए। अब आर्टिकल के बाद तुरंत वर्ड डेली सी है तो पक्का वो नाउन ही है। आर्टिकल होगा तो नाउन तो होगा, लेकिन आर्टिकल के बाद जो नाउन लिखते हैं उसके बीच में हम एडजेक्टिव और एडवर्ब भी लिख सकते हैं। मतलब आर्टिकल लिखा, एडवर्ब लिखा, एडजेक्टिव लिखा, नाउन लिखा, लेकिन आर्टिकल लिखा है तो नाउन पे ही जाके वो खत्म होगा, ये गारंटीड है। तो स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज नाउन है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगेन व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग तो सर नाउन हो गया। नाउन बोलकर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये आईएनजी वर्ब, हाँ, जब आईएनजी वर्ब नाउन की तरह काम करता है तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। सर ये नाउन है, पता कैसे चला? व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू व्हाट? हेल्थ। तो हेल्थ भी नाउन है, याद रखिएगा, हेल्थ भी नाउन है, स्मोकिंग भी नाउन। ओके, और पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या फर्क है सर? पार्टिसिपल V4 वर्ब के आईएनजी वर्ब को हम पार्टिसिपल कहते हैं। जब वो नाउन की तरह काम करता है तो जेरेंड कहते हैं। बस बहुत इजी। ओके, अच्छा, व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर? व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर? ये द लिखा है, द के बाद सर आपने वन लिखा है, तो ये इसको मैं क्या कहूं? इसको मैं नाउन कहूं या प्रोनाउन कहूं? कुछ कुछ प्रोनाउन के सामने में भी हम आर्टिकल लिखते हैं। तो व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर? इट्स अ प्रोनाउन। ओके, वन प्रोनाउन है। देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बॉटल। देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बॉटल। वाटर क्या है? देयर इज स्टिल सम वॉट, वाटर। वाटर क्या है? नाउन। तो नाउन के बारे में कौन बता रहा है? सम। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव बोलकर हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। हाँ, एक है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या करता है? ये नंबर को या पोजीशन को या आपके क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है। डिटरमाइनर्स और कुछ नहीं है, स्पेशल क्लास ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स व्हिच डिटरमाइन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ नाउन। नाउन के कुछ एस्पेक्ट्स को जो डिटरमाइन करते हैं उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं और डायरेक्टली नाउन है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव है नहीं तो क्या होना चाहिए? डिटरमाइनर। ओके, देन सिक्स्थ, ये तो सबसे आसान है। से इंटरजेक्शन मार्क के साथ अगर कोई शब्द लिखे हो, पूरे ओ, आ, आउच वगैरह, तो इंटरजेक्शन ही है, इसमें ही बोधक है। ठीक है, फिर सेवेंथ वाले में आते हैं। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। अब इसमें जरा से आपको तकलीफ हो सकती है। मैं पूछूंगा कि भी इस सेंटेंस में क्लॉजेस कितने हैं? क्लॉजेस मतलब कितनी जगह टेंस दिख रहे हैं? आप बोलोगे कि सर टेंस तो एक ही जगह दिख रहा है, लेफ्ट, सिंपल पास्ट टेंस। हैविंग वर्ब तो है लेकिन टेंस नहीं दिखा रहा, और ये V4 भी है। तो ये क्या नाउन है या और कुछ है? नाउन होता तो व्हाट, हु, whom का जवाब देता। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, व्हाट, क्या, का जवाब नहीं होता सर।
किस चीज के बाद में, तो ये तो वर्ब के तरह ही लग रहा है लेकिन टेंस नहीं दिखा रहा, वर्ब के तरह ही लग रहा है, टेंस नहीं दिखा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। याद रखना, V3 और V4 के पहले, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो तो ये टेंस नहीं दिखा पाते। V3 और V4 के पहले हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो तो टेंस नहीं दिखा पाते, उस समय हम इसे सिर्फ पार्टिसिपल कहते हैं। V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहां पर में टेंस नहीं है, याद रखना ये फ्रेज है, हैविंग फिनिश्ड वर्क, हैविंग जो है पार्टिसिपल है। ये सब कॉन्सेप्ट सर आप इतना आसानी के साथ जो बता रहे हो कि क्या मुझे आ जाएगा, ये सीखना ही पड़ेगा। याद रखना ग्रामर सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरू करें, और मेरे क्लासेस में मैं वहीं से शुरू ही करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानो, आपके सेक्शन में भी, इंग्लिश के सेक्शन में भी देखता हूँ वहीं से क्वेश्चन ही शुरू होता है, क्योंकि वही क्वेश्चंस का, ये ग्रामर का एकदम मूल है। किसी भी लैंग्वेज का मूल यही है कि भाई आप शब्दों को पहचानें। ओके, बाद में बात करेंगे उसके बाद। अब 8th क्वेश्चन में आता है, माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन अर क्लास वाइल टीचिंग। फिर कितने क्लॉज हम पूछूंगा तो एक ही क्लॉज है, एक ही जगह टेंस दिख रहा है, तो मूव्स। ओके, मूव्स हाउ, एक्शन वर्ब पे हाउ पूछता हूं, मूव्स हाउ अराउंड, तो अराउंड क्या हो जाना चाहिए, एडवर्ब। अभी अभी आपको पहले बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर एक्शन वर्ब पर हाउ पूछता हूं और उसके जवाब में कोई शब्द दिखता है तो पक्का ही वो एडवर्ब है। फिर 9th में आते हैं, द कैंटैंकरस मेन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस। ओके, द कैंटैंकरस मेन ऑफ द टाउन, मेन क्या है, नाउन, उसके आगे क्या लिखा है, हाउ आर द मेन कैंटैंकरस, ये एडजेक्टिव है। और याद रखना वो यूएस किसी शब्द में है लास्ट में तो पक्का ही वो एडजेक्टिव है। ये सब भी सीखा जा सकता है, वो यूएस, IBLE, ABLE, IVE, ये सब हो तो ये एडजेक्टिव ही होंगे ना। 10th क्वेश्चन सबसे लास्ट, और इसको देखो, इंडिया इज रिवियर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। द आर्टिकल लिखा है, द वर्ड फाउंटेन हेड क्या हो गया, नाउन हो गया। ये 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आपको पूरा पूरी मार्क्स देकर जाने चाहिए थे, इतने आसान क्वेश्चंस थे। लेट्स कम टू द सेकंड सेक्शन व्हिच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज नंबर 1। नाउ पैसेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है सर? बच्चे ये काफी बार हमसे पूछ चुके हैं, पर मैं एक ही रास्ता आपको बताता हूं। स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो, कुछ दूर तक आ जाओ, 4-5 लाइन तक आ जाओ, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा है, 4-5 लाइन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, अगर आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन का भी देखो, इस फर्स्ट का या सेकंड का, यहां पर मैं दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन दोनों को देखो, इसका आंसर मिल जाता है तो यहां तक में आंसर कर दो। अगर जो नहीं मिला तो फिर वापस जाकर फिर आगे पढ़ो। मान लो आप पहला पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो दे दिया, एक ही बार रीडिंग करनी पड़ी, एक रीडिंग में ही आपने दो क्वेश्चन का आंसर कर दिया। मतलब इसको मैं बोलता हूं साइमल्टेनियस रीडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, साइमल्टेनियस रीडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। तो रीडिंग भी आपने कर दी, साथ साथ में आपने क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दिया। दोनों अगर एक साथ करोगे तो समय बहुत बचाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स, द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स इज, बताना, वी आर अनेबल टू बियर पेन। यहां तो कह रहा है कि भाई देर इज ओनली वन क्वेश्चन, आवर ट्रेजेडी इज अ यूनिवर्सल फिजिकल फियर सो लॉन्ग सस्टेन्ड बाय नाउ दैट वी कैन इवन बेयर इट। हाँ, वी आर अनेबल टू बेयर इट, तो उल्टा लिखा है सर। वी हैव फॉरगॉटन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट, नो, वी हैव लर्न टू बेयर द जनरल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फेयर। हमको ये आदत लग गई कि हम डर को बियर करना सीख गए। हाँ, डर से लड़ते नहीं है, डर को हम एक्सेप्ट करना सीख गए। वी हैव लर्न टू बेयर जनरल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर। कहाँ लिखा सर, यहाँ देखो, our tragedy today is a general and universal physical fear so long sustained by now that we can even bear it. What must writers learn again? राइटर्स को क्या सीखना चाहिए, आगे ही लिखा हुआ है, ही मस्ट लर्न देम अगेन। लर्न देम क्या लिखा है आगे, देम तो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के पीछे लिखा हुआ है क्या, बताना है यहाँ पर, प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस द यंग मैन और वुमन राइटिंग टुडे हैज फॉरगॉटन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ। तो किसके बारे में वो बोल चुका है, द प्रॉब्लम्स ऑफ अ ह्यूमन हार्ट
इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इटसेल्फ। तो यहां पर मैं 2 क्वेश्चन थे, ये तो हमने आंसर कर लिया। फिर क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा, साथ साथ में आगे भी पढ़ता जाऊंगा और आंसर देता जाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, अ राइटर्स वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विथ, ये कहां लिखा हुआ था, यहां देखना, इट शुड बी फिल्ड विथ, ही राइट्स, ओके, forget it forever, leaving no room in his workshop for anything but the old verities of truth, workshop for anything but the old verities and truths of the heart। but का मतलब क्या है, छोड़ के, और किसी के इस बारे में लिखना नहीं चाहिए छोड़कर, ओल्ड वेरिटीज एंड ट्रूथ्स ऑफ द हार्ट। ओल्ड वेरिटीज माने ओल्ड फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स ऑफ द हार्ट। तो किसके बारे में उसको लिखना चाहिए, उसके फैक्ट्री में, उसके वर्कशॉप में क्या क्या होना चाहिए, स्टोरीज ऑफ लव एंड ट्रस्ट तो नहीं होना चाहिए, स्टोरीज ऑफ विक्ट्रीज नहीं होना चाहिए, एफिमेरल फैक्ट्स नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड ओल्ड वेरिटीज। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एंड ऑफ मैन इज अनटेनेबल, मतलब हो नहीं सकता, आदमी खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ हिज व्हाट। लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे, क्लियर ही करके लिखा हुआ, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट, आई बिलीव मैन विल नॉट मेयरली एंड्योर, सिर्फ वो बर्दाश्त करते नहीं रहेगा, ही विल प्रिवेल, वो तो उसके बाकी सब चीजों के ऊपर में वो अपना आधिक्य भी जमाएगा। ओके, ही इज इमॉर्टल नॉट बिकॉज ही इज इमॉर्टल, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, सिर्फ inexhaustible voice है इसके लिए नहीं, तो क्या, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice, ये आंसर है। पहले क्या लिखा है, not because, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि, और बल्कि लिखा तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस का चीज है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ह्यूमन हार्ट इज which will not accept defeat because not because of his inexhaustible voice but because of his spirit born of his soul। D answer है। The word puny means tiny। Okay, next passage देखते हैं। अब passage number 2 ना, पैसेज नंबर 2 कैसे करना है, फिर मैंने क्या बताया था, पैसेज को पढ़ते जाना है, क्वेश्चंस को भी पढ़ते जाना है। ये आप स्क्रीन पे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन चूंकि आपके पास में पेपर्स मिलते हैं, पेपर्स को फोल्ड करके क्वेश्चंस को और पैसेज को, दोनों को एक साथ पढ़ते जाना है। बट माइंड यू, दीज क्वेश्चंस आर नॉट इजी, दे आर ट्रिकी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्रिकी, क्या सर इसमें हम पकड़ बना सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे? बहुत अच्छा से पकड़ बनाया जा सकता है अगर आप मैं जैसे बोलता हूं वैसे पढ़ोगे तो, बट दैट विल रिक्वायर अटेंडिंग द क्लासेस वगैरह अटेंड करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि पैसेजेस कैसे पढ़े जाते हैं, क्या देखा जाता है। प्लस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाना है वो भी मैं क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर हम देखते हैं। व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट? सबसे पहले तो ये पैसेज किसके ऊपर में है? ये है कि चेंजेस जब भी होते हैं उसको हम पूरी तरीके से पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम उसे ऑब्जेक्टिवली ही नहीं देखते। अगर समझना है ऑथर के अनुसार, अगर चेंजेस को, एजुकेशनल चेंजेस को समझना है तो उसको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा, सब्जेक्टिवली नहीं देखना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसमें भी एक है कि भी जरा कॉशियस भी होकर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिवली भी देख रहे होते हो, जो चेंजेस लाए हैं उनके द्वारा कहीं ऐसा ना हो, उनके खुद का व्यूज आ गया हो, सब्जेक्टिविटी आ ना गया हो। ओके, ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिविटी भी आ सकती है, उस पर हमको जरा। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या है? People do not understand the nature or ramifications of educational change because ramifications का मतलब है उसके कहाँ पर असर छोड़ता है, उसके कहाँ पर consequences। People do not understand the nature or ramifications of educational change because, तो आप बोलोगे कि सर इसका तो आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, लेकिन कहाँ पर है बताना, ये यहाँ नहीं है, आंसर यहाँ। Change often is not conceived of as being multidimensional। चेंज को मल्टी डायमेंशनल नहीं सोचा जाता है, उसे यूनिडायमेंशनल सोच लिया जाता है। ओके, सो द आंसर इज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ चेंज, ये करेक्ट आंसर है। ओके, ये नहीं है, दे आर एम्बिगुअस इन देयर डिसीजन की बात नहीं हो रही, इसलिए ये आंसर नहीं है। ओके, लगता है क्लोज है, लेकिन ये आंसर है। 17 का बताओ, पीपल वुड एक्सेप्ट एन इनोवेशन विद अंडरस्टैंडिंग। ऑस्ट्रा क्या बोल रहा है कि इनोवेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर वो उसके मीनिंग को समझ जाते हैं, तो दे फाइंड मीनिंग ऑफ द इनोवेशन इन देयर यूज। ये क्लियरली लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में है।
18th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉशन द ऑथर साउंड्स विद रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जब ऑब्जेक्टिव रियलिटी लाने की कोशिश होती है तो वहां पर मैं क्या चीज का प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिविटी ना आ जाए। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, मैं खुद से क्या सोचता हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, चीजें जो सामने है उसको वैसे के वैसे बोल रहा हूं। सब्जेक्टिविटी मतलब मैं अपना अवधारणाएं उसके ऊपर मैं चिपका दूं। Okay, so B is the correct answer. Objective reality may be influenced by subjective thinking and considerations. अपना ओपिनियन हम उसके ऊपर में थोप सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव स्टडी करना था, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन के बारे में जब बात करना है तो सिर्फ इतना बोलना है कि ये काला है, काला है, ठीक है। सामने की तरफ टेपरिंग, ये भाई हेवी है, पीछे की तरफ टेपरिंग है, ये सब चीज बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ये बोल दो कि बहुत अच्छा है, देन आई एडेड माई सब्जेक्टिविटी। ये तो मुझे पसंद है, और किसी को पसंद आए ना आए उसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। ओके, सो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव थिंकिंग एंड कंसिडरेशंस। 19th क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच टू वर्ड्स इन द पैसेज मीन द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड होल। होल के लिए क्या होना चाहिए, पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स के लिए कौन सा वर्ड है, वर्जन, रैमिफिकेशन। वर्जन का मतलब है अलग अलग किस्म का, अलग अलग, होल ही है लेकिन अलग अलग समय पे आए तो वर्जन बोलते हैं। कंप्यूटर के वर्जन आप जानते हो, आप जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन वगैरह मोबाइल पे, ये जानते हो। रैमिफिकेशंस का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये तो पक्का नहीं है। फिनोमिना, फिनोमिना नहीं है। ओके, और प्रोग्राम्स ये भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए, कंपोनेंट्स, पार्ट्स। हाँ, डायमेंशंस, अलग अलग उसके, अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स अगर करता हूं तो सर पार्ट्स ही तो हो गया। तो होल का ऑपोजिट है पार्ट्स, तो कंपोनेंट्स एंड डायमेंशंस, ये सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग सम्स अप द आइडिया ऑफ द ऑथर। ऑथर का आइडिया क्या है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। द मेन आइडिया इज ऑब्जेक्टिवली, अगर आप चेंजेस को देखोगे ज्यादा अच्छा समझोगे, लेकिन सब्जेक्टिविटी को कोशिश करनी चाहिए कि सब्जेक्टिविटी उसमें ना आ जाए। तो आंसर कौन सा है, change has to be conceptualized collectively in its many dimensions and dealt with objectively. बाकी चेंज इज सब्जेक्टिव एंड वारंट्स ऑब्जेक्टिविटी, नहीं, चेंज इज सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव नहीं बोल रहा है, बोले कि चेंज होना चाहिए, पूरे पैसेज में होना चाहिए, चेंज को कैसे समझना है। ये नहीं बोल रहा है कि चेंज सब्जेक्टिव है, चेंज को ऑब्जेक्टिवली समझना चाहिए, ये बोला गया है। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या है, पर्यायवाची। सेंटेंस जब दिया होता है तो सिनोनिम्स पहचानना ज्यादा आसान होता है। विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज द मोस्ट एक्सेलरेटिंग मोमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। आप जानते हो, आपका फैक्चुअली आप जानते हो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। ओके, और एक्सेलरेटिंग पॉजिटिव टोन रखता है, पॉजिटिव टोन रखता है, ठीक, और खुशी के जैसा है। तो पीसफुल नहीं होना चाहिए, प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। ओके, एक्सेलरेटिंग मोमेंट, खुशी वाले, खुशी वाला पल था। ओके, तो ईगर नहीं हो सकता, ईगर का मतलब है क्यूरियस होना, जिज्ञासु होना, तो थ्रिलिंग, ये सही आंसर है। ओके, देन जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डरर वाज डिकैपिटेटेड। डिकैपिटेटेड का मतलब है सर काट देना। हाँ, सर काट देना, मीनिंग है बिहेडेड। डिकैपिटेट, सर कैसे कर रहे हो सर, कैपिट का मतलब है सर, तो सर को काटना, डिकैपिटेटेड। 23, ऐसे करके वोकैबुलरी सीखा जा सकता है सर, एब्सोल्युटली सीखा जा सकता है। रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का कॉन्सेप्ट हो तो ग्राम वोकैबुलरी बहुत जल्दी सीख जाता है। द होटल रूम हैड डिंगी वॉल्स। ओके, डिंगी का सर मुझे पता नहीं, नेगेटिव मीनिंग है कि पॉजिटिव मीनिंग है, तो पूरे को देखो और देखो कि भाई सर वॉल्स की बात हो रही है, तो हेजी वॉल्स, वॉल्स हेजी नहीं होते, जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, जो क्लाउडेड होता है उसे हम बोलते हैं हेजी। तो ग्लास होता तो हेजी होता, वॉल नहीं। डार्क एंड डर्टी हो सकता है, पेल, दीवार रंग उड़ा हुआ था, हो सकता है। क्लाउडी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई। डिंगी का मतलब होता है डार्क एंड डर्टी, तो बी आंसर है। पेल का मतलब है पेंट गया हो, लेकिन पेंट के बारे में यहां पता नहीं चल रहा। डिंगी वॉल्स, वॉल्स, इन दोनों में से ही कोई एक मारोगे ना, अगर मान लो ना भी अगर आपको पता होता तो इन दोनों में से ही आपको कोई तुक्का मारना था। कभी भी तुक्का मारा जाए तो चार में से दो में लाकर दो में तुक्का मारना है, चार पे नहीं मारना। तो चलो, किसी ने अगर पेल भी मारा होगा तो चलेगा, 1 or 2 persons go wrong, dark and dirty. केशव planned the event with fastidious care. प्लान किया, फास्टिडियस का मतलब है एक एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हुए। उसका मीनिंग क्या है, मेटिकुलस। ओके, ये सेंटेंस में कुछ भी नहीं कर पाओगे। फास्टिडियस केयर, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्लियर नहीं होता है सर, लगता है कि बहुत सोच समझ के किया, केयरलेसली किया, दोनों हो सकता था। तो नहीं वर्ड जानने पर कोई रास्ता नहीं था यहाँ पर।
The sentence is not giving us much clue here. Now, her left leg was paralyzed due to a debilitating disease. Paralyzed हुआ तो डिजीज तो ऐसा रहा होगा कि भाई उसको अपंग बना ही दिया होगा. तो क्या होना चाहिए? डेबिलिटेटिंग, क्रिपलिंग. ओके. फिर यूसेज ऑफ पैड वर्ड्स. दो वर्ड्स जो एक जैसे दिखते हैं उसका मीनिंग क्या है उसको हम समझते हैं. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी की प्रशंसा करना, और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक. ओके. तो पूरक होना, कॉम्प्लीमेंट. ओके, देखते हैं प्रशंसा करना. हाँ, मीन्स टू प्रेज. तो सर यहां पर में प्रेज आया है. और एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू ब्लेंड वेल विथ. कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, पूरा अच्छी तरीके से पूरक बन जाना. सी आंसर हो सकता है. सेकंड वाले देखते हैं. डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक नहीं होता. हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक नहीं होता, और ये कॉम्प्लीमेंट का भी पूरक नहीं होता. तो आंसर इज सी. ओके. और 32 में देखते हैं. डेफाई और डिफाई. डेफाई, डे का मतलब होता है भगवान, और डिफाई मतलब चैलेंज करना. तो डेफाई का मतलब है भगवान के जैसा दर्जा देना. डेफाई मीन्स टू कन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड. पॉसिबल है ए. डेफाई मीन्स टू अपोज नहीं है. डेफाई मीन्स टू डिफाइन नहीं. डेफाई मीन्स टू डिनाई नहीं है. तो आंसर क्या है? भगवान का दर्जा देना. एक वर्ड से ही हो गया. ए इज द करेक्ट आंसर. 33rd. ये पहले भी एक बार आ चुका है सेम क्वेश्चन. ये 31 भी पहले आ चुका है. बार बार आता है क्या सर? नहीं आते. ये सब कहना गलत है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन ये सब ऐसे नॉर्मल वर्ड्स हैं जिसमें बार बार कंफ्यूजन आता ही है, तो एग्जाम में भी कई बार आ जाते हैं. स्टेशनरी एंड स्टेशनरी. ये स्टेशनरी का मतलब क्या है? सेकंड स्टेशनरी का मतलब है एक जगह पे रुका होना. तो सेकंड वाले को ही देख लेते हैं. स्टेशनरी मींस इमोबाइल, नहीं चलना. ठीक है. स्टेशनरी मींस इन स्टेशन, नहीं हो सकता. स्टेशनरी मींस इमोबाइल, ये भी हो सकता है. ए हो सकता है, सी हो सकता है. फिर देखते हैं. स्टेशनरी मींस स्टैंडिंग स्टिल, राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल, ये भी नहीं हो सकता. और पहला वाला जो है राइटिंग मटेरियल है. पहला वाला जो है वो राइटिंग मटेरियल है. तो आंसर क्या होना चाहिए? स्टेशनरी मींस राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल, एंड स्टेशनरी मींस इमोबाइल. सी इज द करेक्ट आंसर. 34th क्वेश्चन में आते हैं. इस कॉम्प्लेसेंट का ये वर्ड आता है कंप्लाई से. कंप्लाई का मतलब है ओबे करना. तो जो हर बात को मान लेता है वो कंप्लेसेंट है. और ये कंप्लेसेंट का मतलब है, ये वर्ड आता है प्लासिड. प्लासिड का मतलब है शांत. शांत मतलब इतना शांत कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दुनिया कहीं कहीं जहां जाना है जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एकदम केयरलेस होना या इनडिफरेंट होना. हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट होना. तो पहला देखो, कंप्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट. पहला वाला ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, सेकंड वाला ओवर कॉन्फिडेंट है. हाँ, कंप्लेसेंट मीन्स कॉन्फिडेंट नहीं. कंप्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज. हाँ, एंड कंप्लेसेंट मीन्स टू मैनिफेस्ट यूनिवर्सली, ये भी नहीं है. हर जगह उपलब्ध होना, वो भी नहीं है. फिर कंप्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज, ठीक है, खुश करने के लिए तैयार होना, ओबीडियंट होना. और सेकंड है कंप्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट. डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. 35th क्वेश्चन में आते हैं. इंक्वायरी और इंक्वायरी. ये इंक्वायरी पूछताछ करना. इस सेकंड वाला इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करना. ओके. देखते हैं. इंक्वायरी मीन्स टू सीक इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट. ये ही आंसर है. 36th क्वेश्चन में आते हैं. मास्टरली का मतलब है स्किल्ड, वेरी स्किल्ड. द मास्टरली स्ट्रोक्स ऑफ तेंदुलकर और विराट कोहली, द मास्टरली स्ट्रोक्स. हाँ, और मास्टरफुल का मतलब है राजा की तरह बिहेव करना. हाँ, सबके ऊपर में सबको कंट्रोल करने की कोशिश. सो मास्टरफुल मीन्स इंपीरियस एंड मास्टरली मीन्स ऑटोक्रेटिक. दोनों का मीनिंग एक जैसा हो जाएगा. ऑटोक्रेटिक का भी मतलब सबको कंट्रोल करना हो जाता है, वो नहीं है. मास्टरफुल मीन्स स्किलफुल नहीं है. मास्टरफुल मीन्स लीडर लाइक एंड मास्टरली मीन्स स्किलफुल हो सकता है. मास्टरफुल मीन्स इंपीरियस एंड मास्टरली मीन्स हाईली स्किलफुल, ये भी हो सकता है. अब दो आंसर्स हैं, दोनों को फिर एक बार चेक करना है. मास्टरफुल मीन्स लीडर लाइक, कंट्रोल करने की कोशिश होना, कंट्रोल करने की कोशिश करना. ये लीडर के जैसा होना, कंट्रोल करना तो नहीं है. लीडर के जैसा होना मतलब सारे लीडर्स कंट्रोल तो नहीं करते, कई सारे लीडर्स लीड करते हैं. ठीक है. तो बेस्ट आंसर क्या है? डी. मास्टरफुल मीन्स इंपीरियस एंड मास्टरली मीन्स हाईली स्किलफुल. डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ 37 देखो. बॉर्डर एंड बॉर्डर. बॉर्डर एंड बॉर्डर. बॉर्डर जो बोर्डिंग में रहता है. ओके. बॉर्डर मीन्स फूड एंड लॉज रेसिडेंट, सही है. एंड बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, सही है. पहला ही आंसर होना चाहिए. बी को देखते हैं. बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, नहीं.
बॉर्डर मीन्स वन हु फिट्स प्लैंक्स नहीं है। बॉर्डर मीन्स वाइडर एंड बॉर्डर मीन्स ओके नहीं है, तो आपका आंसर ए ही है। 38 कंकरेंट एंड कंसेक्यूटिव। कंकरेंट का मतलब एक साथ होना, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक होना। ओके तो देखते हैं, कंकरेंट मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम, सही है। हाँ, एंड कंसेक्यूटिव मीन्स अकरिंग वन आफ्टर द अदर, तो ये आंसर हो सकता है। सेकंड को देखते हैं, कंकरेंट मीन्स अकरिंग नॉन साइमल्टेनियसली। कंकरेंट मतलब एक साथ होना, तो ये नॉन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली ही होना पड़ेगा। कंकरेंट मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम एंड कंसेक्यूटिव मीन्स अकरिंग देयर आफ्टर। ठीक है, इसमें देखना, कंकरेंट मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम, सब एक साथ हो उसके बाद होना, तो ये जरा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन ये आंसर नहीं है। अकरिंग कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक होना, कंकरेंट माने एक साथ होना। ये इसमें क्या लिखा है, कंकरेंट मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम एंड कंसेक्यूटिव मीन्स अकरिंग देयर आफ्टर, एक साथ होने के बाद फिर होना लिखा हुआ है, बड़ा चालाकी के साथ लिखा हुआ है। सी इज अ वेरी गुड ट्रैप। ओके, डी कंकरेंट मीन्स अकरिंग देयर आफ्टर, तो है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एपिटैफ एंड एपिथेट। एपिटैफ एंड एपिथेट, एपिटैफ क्या होता है, टूम्बस्टोन में क्या बोलते हैं, किसी के कब्र में, कब्र के पत्थर में जो लिखा हुआ राइटिंग को बोलते हैं एपिटैफ। ठीक है, तो एपिटैफ मींस टूम्बस्टोन, टूम्बस्टोन नहीं है, राइटिंग ऑन टूम्बस्टोन, तो ये नहीं है। एपिटैफ मींस वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम्बस्टोन, ये सही आंसर हो सकता है। एपिटैफ मींस अनस्पोकन वर्ड्स नहीं है, और एपिटैफ मींस वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम्बस्टोन, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सेकंड वाले देखते हैं, एपिथेट मींस अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, किसी के बारे एडजेक्टिव की तरह काम करना, एपिथेट बोलते हैं। ओके, एंड एपिथेट मींस एन एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब है इडियम, एपिग्राम का मतलब है मुहावरा, मुहावरा नहीं होता। एपी एपिथेट बोलने पर किसी की एट्रीब्यूट या एडजेक्टिव होना चाहिए, तो बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी नहीं है, बी करेक्ट। 40th क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फिट। ओके, डिस्कम्फर्ट का मतलब है असहज होना, ओके, और डिस्कम्फिट करना किसी को एम्बेरस करना, डिस्कम्फिट करना किसी को बहुत ही अजीब से स्थिति में डाल देना, जहां पर मैं उसको खराब लगने लगे। ओके, डिस्कम्फिट करना। ओके, तो डिस्कम्फर्ट मीन्स डिस्टर्ब नहीं है, डिस्कम्फर्ट मीन्स अनईज, एंड डिस्कम्फर्ट मीन्स टू एम्बेरस हो सकता है। डिस्कम्फर्ट मीन्स टू एम्बेरस नहीं हो सकता, डिस्कम्फर्ट मीन्स अनफिट नहीं हो सकता, आंसर है बी। Okay, now let's come to the next question. Prepositions and determiners, the easiest ones I said, even these were easy. कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था determiners और prepositions में। I don't like working dash night. Night के पहले अगर preposition वगैरह ना हो तो we say at night, हाँ, in date, at night. When you say I don't work at night का मतलब at night बोलते हैं या in the night बोलते हैं, we say at night और in the night। इन होने पर द चाहिए था, एट बोलने पर द नहीं चाहिए, तो एट नाइट। आई सी यू इन द मॉर्निंग, द है तो इन द मॉर्निंग। ओके, देन देर इज अ मार्क ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर ही रहता है। ठीक है, शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क बाय बस। ना आपको ये भी पता है कि सर कभी किसी भी किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बिना आर्टिकल लिखे बाई लिखते हैं, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मीन करते हैं। बाइक, बाई ट्रेन, बाई बाई एयरप्लेन, बाई बस, बाई ट्रेन, अगर ये सब करता हूं तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा होता हूँ। ठीक है सर, ये सब सीखना होगा, हाँ सीखना होगा, सिखाऊंगा भी। अगर आपने इस बार अच्छा नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोगों ने, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेंगे। ओके, जरूर मेरे क्लासेस में, यूट्यूब के क्लासेस में और ऐप में जो क्लासेस हैं उसमें आ जाओ, और जिनको सीखना है वो हमारे कोर्सेस खरीद के उसमें पढ़ो। आई गारंटी सक्सेस इन इंग्लिश, दैट इज अ सर्टेनिटी, चिंता मत करो। 45th, शी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट, क्या होना चाहिए, टू मी, यू आर पोलाइट टूवर्ड्स समबडी। ओके, सो पोलाइट टू मी, कभी कभी टू और टूवर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। आई एम फेड अप विथ यू, आई एम फेड अप विथ यू, मैं तुमसे परेशान हूं, तो किसी से अगर फेड अप हो जाते हो तो विथ ही लिखते हैं। प्रीपोजिशन रट के ही सीखा जाता है काफी हद तक। वी हैड अ डिस्कशन, सर यहां तो कोई भी प्रीपोजिशन आएगा, वी डिस्कस द मैटर, हम तो कोई प्रीपोजिशन लिखते नहीं है। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर नहीं बोलते, वी डिस्कस द मैटर बोलते हैं, क्योंकि डिस्कस्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। यहां क्या हो गया सर,
यहां पर में डिस्कशन नाउन है, इसीलिए अबाउट, सो वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट। शी इज केपेबल ऑफ, केपेबल के साथ तो ऑफ ही बोलते हैं, शी इज केपेबल ऑफ विनिंग द रेस। नेक्स्ट, हिज फर्स्ट नॉवल हैज बीन ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। ये सब जो एक्सप्रेशंस हैं, यूसेज जो है वो सीखना ही पड़ेगा। ट्रांसलेट इनटू समथिंग। ओके, देन वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली डैश आवर हॉलीडे। क्या होना चाहिए? वाइल आवर हॉलीडे, वाइल वी वर ऑन अ हॉलीडे। वाइल अगर लिखते तो पूरा क्लॉज लिखना पड़ेगा, पूरा एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर प्रिपोजिशन लिखना है तो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। ओके, वाइल कैनॉट वर्क लाइक अ preposition, during is a preposition. Okay, while works like a conjunction. Now, spotting errors. Now, these questions were to a great extent easy, काफी easy questions थे। पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद पार्ट में एरर ढूंढना है। ऐसे नहीं कि पार्ट में एरर ही ढूंढना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग रिसेशन मैं पहले ही ए को ढूंढ लिया, उसमें एरर है कि नहीं, बी में एरर है, ऐसा नहीं करना है। पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद एरर ढूंढने की कोशिश करना है। During recession, many companies were compelled to decrease their workforce. Okay. During recession, many companies were compelled to decrease their workforce. During which recession? ये noun को बिना determiner के छोड़ नहीं सकते। So during the recession, many companies were compelled to decrease their workforce. Okay. A is the correct answer. A is the correct answer. मेरे हिसाब से यहां पर मैं दो एरर्स मुझे दिखता है। ठीक है, मुझे दो एरर्स दिखता है। यहां तो द होना चाहिए सर्टनली, ठीक है, और यहां डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, रिड्यूस देयर वर्क फोर्स होना चाहिए। लेट अस सी, वेट एंड सी कौन सा एग्जाम में, कौन सा आपके आंसर्स में आता है। ओके, ड्यूरिंग दो जगह पे एरर है तो हो सकता है कि इसको मार्क कर दें, वो बोले नो एरर, बट देयर आर एरर्स। ओके, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूस इज अ बेटर वर्ड। ओके, और ड्यूरिंग द रिसेशन, उस रिसेशन के दौरान। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वन रिसेशन, ड्यूरिंग द रिसेशन होना चाहिए, ये पार्ट में एरर। 52, दैट मस्ट बी द एरर। ठीक है, लेकिन यहां मैं तैयार नहीं हूं सी को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन सर अगर एग्जाम में आता तो आप क्या करते हैं? आप एग्जाम में गए होते तो किसको आंसर करते हैं? मैं फर्स्ट को ही मार्क करके आता। ओके, द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू ड्यू टुवर्ड्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ड्यू टू मतलब बिकॉज ऑफ होता है सर, ड्यू टुवर्ड्स करके तो कुछ भी नहीं है, तो सी पार्ट में एरर है। ओके, 53, द मर्डर वॉज टू अबॉमिनेबल टू, टू के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, सो टू अबॉमिनेबल टू डिस्क्राइब, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वी वन, है ना, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वी वन, या टू बी प्लस वी थ्री होना चाहिए था। यहाँ बी भी नहीं है, यहाँ टू बी नहीं है, और सब ये वी वन भी नहीं है, तो इस पार्ट में एरर है। या तो टू डिस्क्राइब होना चाहिए या टू बी डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। ओके, देन 54, okay, each new word in this book have a different meaning. एक क्लॉज है, सब्जेक्ट कौन सा है? ईच न्यू वर्ड। ओके, ईच के साथ क्या लिखते हैं? सिंगुलर ही लिखते हैं। ईच एवरी वगैरह के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर ही लिखते हैं, तो ईच न्यू वर्ड, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब और इन दिस बुक क्या है? फ्रेज। सब्जेक्ट कौन सा हुआ? ईच न्यू रिकॉर्ड ही, तो यहां पर क्या होना चाहिए? हैज। तो किस पार्ट में एरर है? सी में एरर है। इजी। ओके, अगर ग्रामर जानते हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। 55, द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। सब्जेक्ट कौन सा है? ये रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर से ये एक फ्रेज है। सब्जेक्ट कौन सा है? न्यूज। न्यूज हमेशा सिंगुलर सिंगुलर होता है, इज वेरी डिस्टर्बिंग। ओके, सी पार्ट में एरर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो क्वेश्चन हो गए, देखो 54 और 55, दोनों ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन हैं। दीज इक्विपमेंट्स मस्ट हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्चून। इसमें एरर कौन सा ऐसा है? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके प्लूरल नहीं होते, जिसके प्लूरल नहीं होते। इक्विपमेंट का प्लूरल इक्विपमेंट ही है, सो दिस इक्विपमेंट मस्ट हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्चून। ओके, और दीज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, दीज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट होना चाहिए था, ये पार्ट में एरर है। या तो इसको दिस इक्विपमेंट ऐसे करके लिखना था। ओके, 57, प्रतीक, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, डजंट ही। प्रतीक डजंट, सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम टैग लगाते हैं तो पॉजिटिव टैग, अफर्मेटिव टैग लगाते हैं, तो डज ही होना चाहिए था, डजंट ही नहीं। 58,
It was one of the most eloquent speeches delivered by Swami Vivekananda. It was one of most sir यहाँ द चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वन ऑफ द बोल करके यहां लिखूं या यहां लिखूं, हाँ, ए में लिखूं या बी में लिखूं। बी में लिखेंगे क्योंकि ये एक नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज द से ही शुरू होता है, इसीलिए बी में एरर बताएंगे। द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीचेस, द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीचेस। सर ये नाउन फ्रेज जो बता रहे हो ये क्या है सर? ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी है बेटा, बिल्कुल भी ईजी। एक बार समझोगे ना ग्रामर, जैसे मैं बता रहा हूँ, होलिस्टिकली पूरा सीखना चाहिए। ये पेपर्स, सीडीएस के पेपर पूरे ग्रामर को पूछता है एक साथ, तो हर चीज पे आपको पकड़ होनी चाहिए, और वैसे ही मैं पढ़ाता हूं। ओके, 59th, he suffered from fever when he was interviewed for the job. He suffered from fever when he was interviewed for the job. जब उसकी इंटरव्यू हो रही थी, जब उसकी इंटरव्यू हुई तब वो सफर कर रहा था, होना चाहिए ना, पहले हिंदी करता हूं, कर रहा था, तो ही सफर नहीं होना चाहिए, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर होना चाहिए। कंटिन्यूअस टेंस होगा तभी सेंस बनेगा। हिंदी सर काम करता है, पक्का काम करता है सेंटेंसेस को हिंदी में। जब मान लो मैं एकदम हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे इंग्लिश आता ही नहीं है, तो पहला चीज आपको आना चाहिए कन्वर्जन करना, ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। ये भी सिखाऊंगा, ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो भी बताता जाऊंगा। जो भी इंग्लिश हम सीखेंगे उसके साथ ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। 60th, शी फोर्स्ड हरसेल्फ टू ईट। उसने खुद को फोर्स किया खाने के लिए, एकदम सेंटेंस सही है सर। शी फोर्स्ड हरसेल्फ टू ईट, बहुत सही है, नो एरर। उसने खुद को फोर्स किया खाने के लिए, बहुत ही सही आंसर है। मैचिंग लिस्ट, अब ये नया एक क्वेश्चन आए थे, अब इसमें कैसे करूं सर? इसमें क्या लिखता है बताना। with the keywords mentioned, you are required to match list 1 with list 2 and mark a response. Okay, list 1 को list 2 से मैच कराना है। अब क्या है, ये एक लोन वर्ड है, मतलब किसी दूसरे लैंग्वेज से लिया वर्ड। लोन वर्ड का मतलब है फॉरेन वर्ड, और उसको इंग्लिश में डायरेक्टली यूज किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली जो वर्ड हम जानते हैं उसको पहले अटैच कर देंगे, उसके बाद ऑप्शन से काम कर लेंगे। ठीक है, उससे ऑप्शन से काम कर लेंगे। तो पहले देखते हैं अटैची। अटैची का मीनिंग पता है सर? अटैची का मतलब है डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, सो ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 होना चाहिए। तो दो ऑप्शन है, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है। सेकंड वाले को देखते हैं, एपेरेटिव। एपेरेटिव खाने के पहले जो ड्रिंक्स पीते हैं, एपेटाइजर जैसा अगर वो ड्रिंक है, एपेटाइजर जैसा ड्रिंक है जो खाने के पहले खाते हैं, तो उसको हम एपेटाइजर नहीं बोल के बोलते हैं एपेरेटिव। तो बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4 ये मेरा आंसर है। अवांगार्ड का मतलब है जो सबसे पायनियरिंग होता है, जो सबसे आगे किसी चीज को करता है, अवांगार्ड। अलबाई का मतलब है, अलबाई का मतलब है कि मैं कहीं और था, इसका प्रूफ देना। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, सुई जनरल्स नहीं पता, फैक्टा नॉन वर्बा, ये नॉन वर्बा से कुछ लग रहा है सर, फैक्ट से कुछ लग रहा है सर, गेस मारना है मार सकते हो। म्यूटेटिस, म्यूटेंडिस एंड नॉन सेक्यूटो। ओके, मान लो आप क्या करते सर, तो मुझे मान लो कि पहले पहले डी का पता है। नॉन सेक्यूटर का मतलब है डज नॉट नेसेसरीली फॉलो। ओके, डी का 2 होना चाहिए, तो डी के 2 में तो अब फिर 2 ऑप्शन ही, हाँ, और ए में भी 3 ही है। देखो डी का 2 ही होना चाहिए, तो मेरे पास 2 फायदा हो गया कि ए में भी 3 ही होगा। अब सिर्फ बी और सी को चेक करना है। फैक्टा नॉन वर्बा, ठीक है, फैक्टा नॉन वर्बा, नॉन वर्बा का मतलब वर्ड्स को छोड़ करके, तो बी का क्या होना चाहिए, 4th। बी का क्या होना चाहिए, 4th। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ए। ओके, और स्वी जनरिस क्या हो जाता है, ठीक है, नथिंग लाइक इट। स्वी जनरिस का मतलब है नथिंग एल्स इज लाइक इट, स्वी जनरिस इज नथिंग लाइक इट। और म्यूटेटिस, म्यूटेंडिस का मतलब बिना टूटे। म्यूटेशन का मतलब क्या है, ब्रेक करना होता है। म्यूटेटिस, म्यूटेंडिस का मतलब बिना ब्रेक किए, रिमेनिंग द सेम डिस्पाइट चेंजेस। म्यूटेटिस, म्यूटेंडिस, पूरे चेंजेस किया गया लेकिन फिर भी अभी वो वैसा ही है, जो उसका ओरिजिनल पार्ट्स वैसे ही हैं जैसे पहले था, तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस बोलता है। आंसर है ए। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ इसमें देखो, कॉनोशर कौन होता है? कॉनोशर होता है जो एक्सपर्ट, वन हु, परख रखने वाला, पार की नजर वाला। ठीक है, तो पार की, एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। ए के लिए 4th होना चाहिए, ए के लिए 4th 2 है।
और डी में भी 1 ही है, तो हमारे पास इनमें दोनों में से ही एक आंसर होनी चाहिए। कल्ड सैक का मतलब है जिसके जहां रोड बंद हो जाता हो, उसके आगे आप जा नहीं सकते। ठीक है, एक रोड में घुसे आप, एक आप गली में घुसे, गली में दोनों तरफ भी घर है और तीसरे तरफ भी रोड को बंद करता हुआ भी एक घर है, उसको बोलते हैं कल्ड सैक। तो क्या होना चाहिए? स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड। तो बी के लिए 3 होना चाहिए, तो बी के लिए 3 डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। अब 64th में आते हैं। डेजा वू क्या होता है? ऐसे हमारे साथ पहले भी कभी हुआ है, ऐसे मेरे साथ पहले भी कभी हुआ है। फीलिंग ऑफ एक्सपीरियंस्ड द पास्ट, तो ए के लिए 2 होना चाहिए, तो ए के लिए 2 हमारे पास 2 है। ठीक है, और डी में फिर 1 दिया ही हुआ है। फॉपा का मतलब है एक ब्लंडर कर देना, एक बड़ा मिस्टेक कर देना। ओके, तो ब्लंडर कर देना में तो टैक्टलेस रिमार्क और एक्ट, कोई ऐसी काम कर देना जो कि बिना सोचे समझे कर देना, फॉपा। तो बी के लिए 3 होना चाहिए, तो बी के लिए 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 65th में आते हैं। 65th में आते हैं। फसाड का मतलब होता है एक्सटीरियर, फ्रंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, एकदम सर। ए के लिए 1 ही होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन है, सॉरी 2 ऑप्शन है। ए के लिए 1 होने चाहिए, 2 ऑप्शन है, तो डी में 2 है। डी में 2। डी के लिए आते हैं बैरेट इज अ राउंड फ्लैटिश कैप, डी इज 2, ये भी हो गया। अब आता है कि सर बी में क्या होना चाहिए? लायजा का मतलब है डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ, बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 किस पे है इसमें? तो आंसर है हमारा बी। सर ये सब वर्ड्स सीखेंगे ना, सारी चीजें सीखेंगे, वोकैबुलरी वगैरह सारा बहुत अच्छा हो सकता है। जस्ट नीड टू गिव योर सेल्फ 3 to 5 months टाइम, 3 से 5 महीने का समय दोगे, इंग्लिश एकदम जबरदस्त हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अडेप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स, हाँ, दूसरे लैंग्वेज से लेकर उसको इंग्लिश में यूज कर लेना। ओके, सो एप्लॉम का मतलब क्या है? एप्लॉम धोनी का याद दिलानी चाहिए, धोनी की याद आपको दिलानी चाहिए। एप्लॉम का मतलब है खुद, एकदम खुद में रहना, पूरा कॉन्फिडेंट होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एप्लॉम इज कंपोजर और इक्वानिमिटी। कंडाइन का मतलब है कंडाइन का मतलब है अप्रोप्रिएट। कंडाइन का मतलब है अप्रोप्रिएट, जितना आपने किया उसके अनुसार आपको अगर पनिशमेंट मिलता है, या पनिशमेंट मिले, या आपने जितना कर्म किया था उसका ही फल मिले, तो उसे हम बोलते हैं कंडाइन करना। ओके, सो कंडाइन। देन इनकम्युनिकेटो, तो सर कम्युनिकेशन के बारे में ही बात कर रहा है, तो इनकम्युनिकेटो जिसके साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, माई फ्रेंड हैज गॉन इनकम्युनिकेटो, फ्रेंड से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही। ओके, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग फाइन फूड, अच्छे खाना बनाकर खाने को बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। ओके, इट इज नॉट द स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक्सपैट्रिएट, ये 2 चीजें हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। एक्सपैट्रिएट का मतलब है जो अपना देश छोड़कर आया है, जो अपना देश छोड़कर आया है, या देश से निकाल दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए, या देश छोड़कर आया है, तो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट आउटसाइड द कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इज एक्सपैट्रिएट, बी। ओके, देन use of phrasal verbs. Now, use of phrasal verbs. Now, this was not so easy. Phrasal verbs भी रट के ही सीखना पड़ता है। Phrasal verbs और कुछ नहीं है, verb plus preposition, जिसका मीनिंग बहुत idiomatic हो जाता है, proverb की तरह हो जाता है। ओके, तो देखते हैं। She was advised by her coach to dash to form if she wanted to do well in the tournament. Okay, get back to form. Get back to form, वापस फॉर्म में आने के लिए बोला गया। She said goodbye and dash along the road. हाँ, ना यहां पर मैं along के साथ काम करना चाहिए। She tripped out along the road. ट्रिप, अब ट्रिप ओवर का मतलब है किसी पे टक्कर खा के गिर जाना। ओके, सो ट्रिप्ड आउट along, ट्रिप्ड आउट का मतलब होता है स्मोक करके या कुछ नशे का पदार्थ खाकर बेहोश हो जाना, तो ट्रिप्ड आउट बोलते हैं, लेकिन along नहीं आएगा उसके साथ में, और मीनिंग भी सही नहीं है। ओके, एंड ट्रिप्ड ओवर नहीं आ सकता है, गिरने के लिए होता है। हाँ, ट्रिप्ड ऑफ along, she started moving. Tripped in बोलकर कुछ नहीं होता, तो C is the correct answer. Then 73, the team reported that they had dashed the contract with tooth and comb before forwarding its recommendation. Tooth and comb का मतलब है thoroughly check करना, thoroughly check करना। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को, उन्हें एक एक चीज को पढ़ा है,
दे हैव पोर्ड ओवर। पोर्ड ओवर का मतलब है एक एक चीज को डिटेल में चेक करना। प्लाइड ओवर बोलकर कुछ नहीं होता। फोर्ड ओवर ये नहीं है। फोर्ड ओवर का मतलब किसी के ऊपर में डालना नहीं है। पोर्ड ओवर का मतलब है इन्वेस्टिगेशन करना। रन ओवर मतलब किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना। ओके, तो फर्स्ट वन 74th, the boisterous crowd, noisy crowd, the boisterous crowd dash with its merry making even amidst pouring rain. Even amidst pouring rain, ये हमारा एक्चुअली क्लू है। देखिए पानी के बावजूद भी वो अपना मस्ती करते गए, वो हंगामा करने वाला क्राउड अपनी मस्ती करते गया। तो क्या करते होंगे? दे कैरीड ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग इज कॉल्ड कैरीड ऑन। हाँ, विद एट मेरी मेकिंग। प्ले डाउन विद मेरी मेकिंग नहीं होता। प्ले ऑन का मतलब खेलते जाना, फिर मेरी मेकिंग नहीं होता। ओके, फ्लो डाउन नहीं हो सकता, कैरीड आउट नहीं हो सकता। कैरीड आउट मतलब इंप्लीमेंट करना, तो कैरीड ऑन का मतलब है कंटिन्यू करना। ओके, द गूंस, गूंस का मतलब बदमाश। ओके, द गूंस डैश द अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स व्हेन द लाटर वॉक्ड इनटू द डार्क एली। उन्होंने क्या किया? उनको अटैक किया। अटैक करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब है सर? सेट अपॉन। सेटअप का मतलब एस्टैब्लिश करना। सेट अलोंग का मतलब है चल चल पड़ना। हाँ, सेट डाउन का मतलब है रखना नीचे। ओके सर, आप कैसे जानते हो? फिर ये सब सीखना ही पड़ता है बेटा। ये आप बोलो तो भाई मैंने भी रटा है, मैंने भी कभी उसको याद किया है। ठीक है, कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद करके ही होते हैं। फिर आता है कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। नाउ दिस इज आल्सो अ न्यू सेक्शन। कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, एक ही वर्ड को किस तरीके से यूज किया गया है और सही तरीके से यूज किया गया है या गलत तरीके से यूज किया गया है, ये बताना है हमें। अब इस क्वेश्चंस में बहुत ट्रिकी होते हैं ये, इसमें मीनिंग आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए तभी ये हो सकता है। ओके, स्पेशली और स्पेशली ऐसे ही हमेशा ही हमें इसमें डाउट आता है सर, तो याद रखना स्पेशली और स्पेशली कई जगह पे जब बोलते हैं किसी किसी पर्टिकुलर कारण से, किसी पर्टिकुलर पद पे उद्देश्य के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से लिखूंगा, दोनों लिख सकता हूं। अगर सेंटेंस में ये आ जाए किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए, अगर ये मीनिंग से आए तो स्पेशली भी लिख सकता हूं, स्पेशली भी लिख सकता हूं, कोई चेंज नहीं। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन या पर्टिकुलरली किसी एक खास चीज को अगर देखा जाए, किसी खास चीज को देखा जाए, अगर इस तरीके से लिखता हूं तो स्पेशली लिखना चाहिए। तो पहला सेंटेंस को देखते हैं। व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल अबाउट द पेयर इज दैट दे ऑलवेज ड्रेस इम्पेकेबली। यहाँ सर खास, खास कर क्या देखा जा सकता है, इस हिसाब से लिखा है, तो ये सेंटेंस सही है। इसमें मैं स्पेशली नहीं लिख सकता, इसमें स्पेशली बोलना पड़ेगा क्योंकि खास इस कारण से, ओके, खास इस कारण के लिए। तो S1 इज राइट। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। सेकंड को देखते हैं। लंच इज सर्व्ड लेट इन द ऑफिस स्पेशली ऑन डेज व्हेन देयर इज अ बोर्ड मीटिंग। यहां तो सर किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के चलते, किसी खास वजह के चलते, तो दोनों मीनिंग में काम कर जाएगा। तो S2 भी सही है। तो क्या होना चाहिए? S1 एंड S2 बोथ आर राइट। फर्स्ट इज द आंसर। लेट्स कम टू द 77th। मैं बोला ये सेक्शंस जरा से टफ है, तो इसमें अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। द मैटर, ये इजी है क्वेश्चन। द मैटर वाज रिजॉल्व्ड एमिकेबली बिटवीन द ग्रुप इवन दो देयर वर सो मेनी ऑफ देम। जब नंबर नहीं जानते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अमंग। तो पहला सेंटेंस तो गलत ही है, S1 गलत है। ओके, ये बी और सी में से कोई एक होना चाहिए। अमंग देम द टू नेवर हैव प्रॉब्लम्स। अमंग देम, इसमें बिटवीन लिखा है, बिटवीन होना चाहिए, दो के बारे में होता तो बिटवीन होना चाहिए, तो दोनों ही गलत है। S1 एंड S2 बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 78 में आते हैं। वी शैल हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स बिफोर द डीन एंड एक्सप्लेन आवर बिहेवियर। सो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल विल के जैसा लिखा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो S1 सही है। S1 सही है, तो S1 इज राइट और सी, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए आंसर। सेकंड को देखते हैं। दे विल नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर इफ दे विश टू विन द कॉन्ट्रैक्ट। उनको अपनी चीजें ठीक करना होगा, एकदम सही है। थर्ड पर्सन के साथ विल लिखते हैं, शैल नहीं लिखते। इस संदर्भ में शैल लिखेंगे तो वहां पर हो जाएगा डिक्लेरेशन के हिसाब से। तो ये S2 भी सही है। तो S1 और S2 दोनों ही सही है। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन 79th, आई हैव नॉट सीन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम। जब कोई फिक्स्ड डेट हो जहां से शुरू होना हो, फिक्स्ड डेट हो
जहां पास्ट में शुरू होना हो तो सिंस बोलते हैं। जैसे सिंस 1947 का मतलब है 47 से शुरू होकर अब तक। ओके, सिंस चाइल्डहुड का मतलब है चाइल्डहुड से शुरू होकर अब तक। मतलब सिंस जब भी लिखूंगा मैं शुरुआत का टाइम जरूर लिखूंगा, यहां शुरुआत का टाइम नहीं है, तो पक्का ही S1 गलत है। S1 गलत है, या तो ये होना चाहिए या तो सी होना चाहिए। सेकंड वाले में आते हैं। इट यहां पर मैं क्या होना चाहिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट हैज बीन अ वाइल सिंस आई सॉ हर। मैंने लास्ट उसको जब देखा उस समय से लेकर अब तक। सेकंड वाला सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन 80th क्वेश्चन। द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देर इज एनी प्रॉब्लम। अच्छा, एनी और सम का मतलब क्या है? एनी का मतलब है कोई भी या जरा भी या कुछ भी जोड़ देंगे तो एनी बन जाता है। सम का मतलब है कुछ या जरा। ठीक है, अब देखो, द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पॉप। कोई भी प्रॉब्लम है, ये उन्होंने पूछा, सही है, S1 इज राइट। ओके, और ये डी, ए या डी में से कोई एक होना चाहिए। अगला सेंटेंस में आते हैं। ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड सम पेट्स एट होम। उसने उससे पूछा कि उसके पास कोई भी पेट है, कोई भी पेट है, कोई पेट है, आपके पास कोई पेट है? उसने तो क्या होना चाहिए? उसने पूछा कि आपके पास कोई पेट है। उसने पूछा कि आपके पास कोई पेट है या कोई भी पेट है। सर कैसे भी करता हूं तो काम तो कर ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर क्या है? डी, बोथ S1 एंड S2 बोथ ऑफ देम आर राइट। यहां चाहे तो मैं एनी लिख देता, चाहे सम लिख देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड एनी पेट्स एट होम और सम पेट्स एट होम। आपके पास कुछ पेट्स हैं क्या घर पे? ठीक है, आपके पास कुछ पेट्स हैं, कोई भी पेट्स हैं आपके घर में? आपके पास कुछ पेट्स हैं आपके घर में? ठीक है, तो सम भी और एनी भी दोनों काम कर जाएगा। जिसमें हो सकता है दे बी, मैंने आंसर का एवेल्युएशन बहुत दकियानुसी तरीके से कर दें और ए को आंसर बता दें, लेकिन इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर ये आंसर आया तो हम चैलेंज कर सकते हैं, बी ही सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों सही है, दोनों का संदर्भ सही है। बहुत हिंदी हिंदी से करोगे बहुत ईजी है। यानी का मतलब कुछ भी जरा भी, और सम का मतलब कुछ या जरा, दोनों तरीके से BS2 काम कर जाएगा ना। ऑर्डरिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इसमें क्या करते हैं? ये तो हर बार ही आता है। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हम क्या करना क्या चाहिए सर? ऑप्शन से ही काम कर लेना चाहिए। इसमें हम ऑप्शंस में क्या देख रहे हैं? पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है। तो क्या पी से शुरू हो सकता है? वहां से शुरू करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिफाइबल आर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो पी के बाद क्यू है क्या? इसमें देखते हैं। पी के बाद आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ। उसके बाद पी क्यू के बाद एस होना चाहिए। पी क्यू एस नहीं है सर। पी क्यू के बाद एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द होना चाहिए था। तो क्यू और एस तो एक साथ ही आना चाहिए सर। तो क्यू एस जिसमें है वही आंसर हो सकता है मेरा, तो और किसी में क्यू एस नहीं है, तो यहीं से होना चाहिए। तो हम पढ़ के देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दो नॉट जस्टिफाइबल are fundamental to the governance of the country and it is the duty of the state to apply these principles in making laws। RPQS होना चाहिए। मैंने क्या किया, कंपलसरी पेयरिंग करी और पहला सेंटेंस ऑप्शन से ही यूज कर दिया। पी के साथ क्यू आया, आर आया, पढ़ते हुए चला गया। जो जहां पर आ गया सही हमको लग रहा है वहां पर छोड़ ही दूंगा, आगे कुछ भी नहीं करूंगा, और वहां पर पता भी चल जाता है कि कौन सा कंपलसरी पेयर होना है। 80 सेकंड में ऑप्शन में आता हो तो पी से शुरू तो है ही नहीं, तो क्यू से शुरू होना चाहिए या एस से शुरू होना चाहिए। पहले क्यू को ही देखते हैं। द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप, ओके, आर, हाँ आर में लिखा है वेयर द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप वेयर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू application of military force, QR, उसके बाद आर, QR, application of a military force in a multipolar world is dynamic, R हो नहीं सकता, तो QRSP सवाल नहीं है क्योंकि सेंटेंस बनता नहीं है। QR तक तो चल जाता है, S और P कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, फिर Q के साथ S करके देखते हैं। द जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप in a multipolar world is dynamic, QS or R, where aspects related to application of military force are evolving rapidly।
तो QSRP हो सकता है सर, लेकिन जरा से भी और चेक कर लेते हैं, एस से शुरू हो सकता है क्या? इन अ मल्टीपोलर वर्ड इज डायनेमिक, नहीं हो सकता, तो आंसर मेरा बी ही है। हाँ, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक बोलकर हम शुरू नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर QSRP हो गया। 83 आते हैं PQS और PQ। ओके, तो क्यू में कितना है? 2 हैं, तो क्यू को ही पहले चेक कर देते हैं, तो एक भी अगर क्यू से नहीं शुरू होगा तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, तो क्यू से शुरू करते हैं। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलैटरल फोरम्स, क्यू के बाद बी अगर करता हूं, मल्टीलैटरल फोरम्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी नहीं हो सकता, क्यू के साथ पी तो आ नहीं सकता, ठीक है। क्यू के साथ आर आ सकता है क्या? फोरम्स रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, taking into account its national security interests and other priorities in the international security arena। QRPS हो सकता है, ठीक है। पी से भी एक बार चेक कर लेते हैं। पी में लिखता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट, नहीं हो सकता। एस से देखते हैं इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरेना, आर रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट, सिक्योरिटी एरिना रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट। यहां तो लग रहा है कि सर बेहतर तो यह होगा कि मल्टीलैटरल फोरम्स रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट ही सही है, तो हमारा क्यू, ये डी ही सही आंसर है। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट वन, 84th क्वेश्चन। अब 84th क्वेश्चन में आते हैं, अगेन ऑप्शन से ही शुरू करेंगे। आर से 2 है, क्यू से 2 है, ठीक है। तो आर वाले से ही शुरू कर लेते हैं। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली अ क्लोज रिलेशन, सर्व शिक्षा अभियान नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए? आर के बाद पी, लिंक्ड। आर और पी का कॉम्बिनेशन बनता ही है, तो सब में आरपी है, देखना आरपी इसमें भी है, इसमें आरपी नहीं है। ओके, तो पहला छोड़ करके तीनों हो सकता है। पढ़ते हैं, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू थ्रू a close coordination with the सर्व शिक्षा अभियान। सो आर पी क्यू एस अगर हो तो सही है, आर पी क्यू एस हो तो सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एस क्यू नहीं होगा क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द के साथ आना चाहिए, इसलिए आर पी क्यू एस। अच्छा, फिर 85th में आते हैं। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले ऑप्शंस पे चला जाता हूँ, शुरू कर लेता हूँ और मन में रखता हूँ कि भाई कौन से कंपलसरी पेयर्स होने चाहिए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बाकी सब तो है ही है, वो तो हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई ग्रामर के रूल्स को हम अप्लाई करेंगे ही करेंगे, बिना अप्लाई किए होगा नहीं। ओके, ना क्या पी से शुरू है, एस से शुरू है, पी से शुरू करके देखते हैं। पी से शुरू करते हैं, आर स्पिरिचुअल हेरिटेज हम एंड हैज बिकम, नहीं हो सकता। पी के बाद क्यू नहीं आ सकता, तो पी के बाद आर आ सकता है क्या? आर स्पिरिचुअल हेरिटेज प्रैक्टिस एज अ पार्ट ऑफ हेल्थी लाइफ स्टाइल, हाँ हेल्थी लाइफ स्टाइल, योगा इज बीइंग, नहीं हो सकता सर, ये भी काम नहीं करता। तो एस से शुरू करते हैं, योगा इज बीइंग, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म चाहिए, इज बीइंग लिखे हो तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो प्रैक्टिस्ड, तो एस के साथ आर पढ़ के देखते हैं। योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज अ पार्ट ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, और उसके बाद आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, हेल्थी लाइफस्टाइल एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, तो ये एस आर क्यू पी आपका आंसर हो जाए। ओके, yoga is being practiced as a part of healthy lifestyle and has become part of our spiritual heritage। SRQP। Now 86th देखते हैं। अब इसमें क्या है, P से शुरू है और S से शुरू है। S से शुरू करके देखते हैं, she who has been in trouble। ओके, क्योंकि अच्छा पहले P का है तो P से ही शुरू करते हैं। who has been troubling, she who has been in trouble, so P से तो शुरू नहीं हो सकता सर, दोनों को ही हटा दो। S से शुरू करते हैं। S में क्या है, she who has been in trouble, she who has been in trouble, who has been troubling। ओके, सो बी नहीं हो सकता, तो आंसर आपको यही होना चाहिए। पढ़ के देखते हैं, she who has been in trouble would know, हाँ सब्जेक्ट और वर्ब, the trouble better than the one who has been troubling। सो SRQP। फर्स्ट सेंटेंस से ही आपको ऑप्शन से ही काम करना है, तो बहुत ज्यादा हम टाइम बचाते हैं। ओके, अब रीट्रेटेड का मतलब क्या है, दोबारा बोलना, ठीक है। फिर आते हैं, क्यू में है, आर में है, एस में। पहले क्यू से ही शुरू करते हैं। द स्पीकर रीट्रेटेड बिफोर द ऑडियंस, ओके, इज वैलिड, ये तो नहीं हो सकता, क्यू के बाद आर तो आ ही नहीं सकता। ओके, तो क्यू के बाद एस आ सकता है क्या? द स्पीकर रीट्रेटेड बिफोर द ऑडियंस द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट, एपिथेट का मतलब है
एट्रीब्यूट बताया था, एपिथेट का मतलब आपका मैक्सिम, प्रोवर्ब भी हो सकता है। तो क्यू एस पी आर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड is still valid. The speaker reiterated before the audience the fact that the old epithet के बाद में यही आ जाना चाहिए, all that glitters is not gold. R लास्ट में होना चाहिए और Q से शुरू होना चाहिए, आपका आंसर हो गया। ओके, B is the correct answer. Now come to this, यहां पर मैं 88th, ओके देन इसमें भी क्या करना है, पहले P और R से दो है तो P से शुरू करके देखते हैं। A decade sooner than 2050 at, ये नहीं हो सकता, PS नहीं हो सकता, तो पी आर से शुरू हो सकता है क्या, अ डिकेड सूनर देन 2050 द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड, नहीं हो सकता, तो आर से ही शुरू होना पड़ेगा। द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड, तो आर के साथ आपको दैट आनी चाहिए, आर के साथ क्यू बनेगा ही, सजेस्टेड लिखेंगे तो दैट लिखना पड़ेगा, तो बी, द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड दैट, तो आपका हो गया आंसर, ये आर क्यू का शुरुआत आर से ही होना है, उसके बाद क्यू आना है। 89th, हाँ अब नॉट ओनली लिखेंगे तो बट ऑल्सो लिखेंगे, नॉट ओनली ड्यूरिंग एंड भी लिखा हुआ है तो वॉर लिखेंगे तो टर्बुलेंट टाइम्स भी आना चाहिए, तो क्यू और पी एक साथ आना चाहिए सर। क्यू पी देखिए कहाँ कहाँ पर है, ओके क्यू पी सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो पढ़ के ही देखते हैं क्यू पी से ही। मैंने क्या कर लिया, कंपलसरी पेयरिंग करके शुरू किया, इस बार फर्स्ट वाले से शुरू नहीं करके कंपलसरी पेयरिंग से शुरू किया, वो भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी देख सकते हो, फर्स्ट वाले लेटर से भी देख सकते हो, तो आर से ही शुरू होगा, तो आर से देखते हैं। पीस इज ऑलवेज, peace is always the only alternative, not only during war and turbulent times, but also during peaceful times. Sir, C सही है। 90th क्वेश्चन देखते हैं, ओके आर से शुरू है, पी से शुरू है, आर वाले ही देखते हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब रिलेटेड नैरेटिव्स मोबिलाइज्ड whom, mobilized many policies and behaviors. So आर के साथ क्यों होना चाहिए, एक ही आपके पास ऑप्शन ही है, पढ़ के ही देख लेते हैं। Population bomb related narratives mobilized many policies and behaviors, क्यों के बाद ऐसी आना चाहिए, behaviors that shaped the lives of generations of Indian women. S और P भी एक साथ ही होना चाहिए, तो R Q S P. Okay, you see how I'm doing it. Let's come to ordering of sentences. ये जरा से ट्रिकी होते हैं, जिसको भी हम लोग करते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को सजाना पड़ता है, इसमें भी क्या करना है सर, ऑप्शंस को ही यूज करना है सबसे पहले, और इसमें चूंकि S1 दिया हुआ है तो S1 से कनेक्ट करने वाला सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है, याद रखना हमेशा, या S6 से कनेक्शन करने वाला, या तो S1 के साथ जो कनेक्ट कर सकता है या S6 के साथ कनेक्ट कर सकता है, उसको हम चेक करेंगे और कंपलसरी पैर ढूंढेंगे, उससे बहुत आसानी के साथ काम बन जाता है। तो यहाँ देखते हैं, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही अगर और कोई बात हो जो तुरंत तुरंत लिखा गया हो, अपॉइंट के बाद क्या होता है, स्टेप वाइज सोचो, तो अपॉइंट के बाद क्या होता है उसको हम देखते हैं, तो अपना काम बन जाना चाहिए। देखते हैं पी में क्या लिखा है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ, ये तो आप ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हो सकता है, लेकिन देखते हैं कहीं प्रेसिडेंट के साथ भी रिलेटेड कोई बात है क्या, क्यों को देखता हूँ। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अपॉइंट हुआ, कितने दिन के लिए अपॉइंट होंगे और कौन रखेगा उनको, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार वो रहेंगे, तो क्यू के साथ, क्यू तो बहुत अच्छा सेंटेंस है सर। फिर पी को देखता हूँ, क्यू के बाद पी, इन द परफॉर्म, फिर ड्यूटी की बात आती है, अपॉइंटमेंट कितने दिन रहेंगे, उसके बाद क्यू, in the performance of his duties the attorney general shall have the right to right of audience in all courts in the territory of India, QP हो गया। आर देखता हूँ, any person qualified to be a judge of the supreme कौन बन सकता है, और एस कैसे उनका ड्यूटी होगा, तो QPRS सही तो लग रहा है सर, QPRS सही तो लग रहा है, पी से शुरू नहीं हो सकता, लेकिन QPRS सही लग रहा है। फिर आर को देखते हैं, एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट, ओके अपॉइंटेड, अपॉइंटेड तो आर से भी शुरू हो सकता है। उसके बाद एस, द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज टू डू असाइन टू हिम बाय द, ओके तो आर के बाद एस भी आ सकता है। फिर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, ड्यूटी की ही बात हो रही है, ओके आर के बाद ड्यूटी, ड्यूटी के बाद तो एस और पी भी एक साथ आना चाहिए, ठीक है, तो आर एस पी और उसके बाद क्यू, कितने दिन तक रहेंगे, सच या तो बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, दोनों ठीक लग रहे हैं, पहले इसको चेक करते हैं, एस से शुरू करके देखते हैं, ओके द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, आर से नहीं करके, पहले कौन ज्वाइन कर सकता है,
उसके बाद ड्यूटी होना चाहिए तो एस नहीं हो सकता। फिर आता है क्यूपीआरएस सही है या आरएसपीक्यू सही है। फिर हम देखते हैं कि भाई अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड, किसको किया जा सकता है, तो आर से लॉजिकल कॉम्बिनेशन बनता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करती हैं, लेकिन किसको अपॉइंट करती हैं, अपॉइंट अपॉइंट वाले वर्ड में, ठीक है। और आर से ये तो काम कितने दिन तक करेंगे, तो सबसे बेहतरीन होगा आरएसपी। फिर आता है 92, इसमें देखते हैं कोविड-19 वाज अ हेल्थ कैटास्ट्रोफे, डिजास्टर, नुकसान, क्षति, कैटास्ट्रोफे दैट कॉस्ट ग्रेट डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस के बारे में ही हमें बात करना है, अगला जो सेंटेंस होगा वो डिस्ट्रेस के बाद ही होना चाहिए। तो फिर एस के साथ दो हैं, क्यू के साथ दो हैं। इस पे देखते हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक इंडिया री एस्टेब्लिश्ड इट्स क्रेडेंशियल्स एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बाय, ठीक है। सर कैटास्ट्रॉफी के बारे में और कुछ लिखा है क्या, उसको देखते हैं। ये हो सकता है कि पैंडेमिक के समय इंडिया अपने वर्चस्व को बनाया, ये हो सकता है। तो इससे हो सकता है, क्यू से देखते हैं मेड इन इंडिया वैक्सीन। सर यहाँ तो आपने कैटास्ट्रॉफी के बारे में बात करके डायरेक्टली आप मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो आप डिजास्टर के बारे में बात करना पड़ेगा, डिजास्टर से रिलेटेड हमें कुछ बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक इंडिया री एस्टेब्लिश्ड इट्स क्रेडेंशियल्स एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। पहले फार्मेसी बना, फिर मेडिसिन बना, फिर वैक्सीन बना, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना पड़ेगा, तो एस से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इससे शुरू करेंगे तो दैट कॉस्ट ग्रेट डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक इंडिया री एस्टेब्लिश्ड इट्स क्रेडेंशियल्स एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और क्या भेजा, सप्लाइंग मेडिसिन एंड इक्विपमेंट टू ओवर 150 कंट्रीज इन द फेस ऑफ डॉन्टिंग लॉजिस्टिक्स। इसको मेडिसिन और इक्विपमेंट भेजा, तो पहले पहले तो एस ही होना चाहिए सर। तो एस के बाद क्या लिखूं, एस के बाद पी लिखूं या इसके बाद इंडिया ऑल्सो टुक द वंदे भारत। वंदे भारत तो ट्रेन के बारे में बात कर रहे हो सर, तो हो ही नहीं सकता, पी लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले S6 ट्रेन के बारे में बात कर रहा है कि मूवमेंट कितनी हुई थी। तो पी तब कौन सा ही होना चाहिए, इसके साथ क्यू आर पी होना चाहिए, क्यू से करेंगे फिर, क्योंकि पी लास्ट होना चाहिए और एस शुरुआती होना चाहिए, तो एस क्यू आर पी हमारा सही ऑप्शन है। फिर इसमें आता है द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद अ विजन टू सपोर्ट एंड फोस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। हम which are the emerging economies, okay, yeah, which are the, what is the purpose of this। तो सबसे पहले पर्पस वाला सेंटेंस पी में है सर, पी भी है, एस भी है, क्यू भी है, आर है। लेकिन पहले किसी बैंक को बताऊंगा तो उसको किस उद्देश्य से जमाया गया उसके बारे में बात करूंगा, तो पी होना चाहिए। उसके बाद क्यू और क्यू और एस दोनों शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यू एस एक साथ आना चाहिए। तो क्यू एस आप देखो दो में ही है, शुरू होना चाहिए पी से, क्यू एस एक साथ आना चाहिए, तो आंसर है हमारा पी क्यू एस आर। और आर में क्या है, फाउंडिंग मेंबर हैज, हाँ, 1 बिलियन USD एस इनिशियल कंट्रीब्यूशन, और कितने सारे लोग मिल करके दे दिया, तो उसमें कितने हो गए होंगे, उस पैसे को कौन यूटिलाइज करता है, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर्स, ठीक है। तो हमारा आर में खत्म होना चाहिए और S6, ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना आता है और कौन उसका पैसे को यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो आर लास्ट होना चाहिए, तो द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 94th क्वेश्चन में आओ, आयुर्वेदा लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, ओके। अब फिर देखता हूं, अगर इसमें देखता हूं तो आप पी से भी शुरू कर सकते हो, आयुर्वेदा हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम, लगता है सर सही। एस से शुरू करता हूं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ इज कंसिडर्ड अ प्रीरेक्विजिट, सर ये भी सही लगता है। क्यू से शुरू करता हूं, आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सर क्यू से भी शुरू होता है लगता है, तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है, S6 को यूज करते हैं। S1 के साथ कनेक्ट कर रहे थे तो एक से ज्यादा लग रहा था। S6 में देखते हैं क्या लिखा है, इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स के बारे में किसमें लिखा है उसको चेक करते हैं। सर एस्पेक्ट्स तो यहाँ लिखा हुआ है, सोशल एस्पेक्ट्स, तो क्यू लास्ट में होना चाहिए, क्यू के साथ एक ही ऑप्शन है, PRSQ। कब पढ़ के देखो, आयुर्वेदा हैज इवॉल्व्ड, सो शुरुआत कहाँ से हुआ और क्यू उसमें खत्म होनी चाहिए, आंसर ये है, ऐसे भी किया जा सकता है, ओके। नाउ 95th क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट का जवाब हमको देना चाहिए, ठीक है। तो पी पे शुरू करते हैं, तो to fulfill its objectives it seeks to bring access, to fulfill its objectives, objectives क्या है पहले आपने बताया नहीं,
तो कैसे फुलफिल करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में बात नहीं हो सकती। क्यू में आते हैं, इट हैज कम आफ्टर 34 years रिप्लेसिंग द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इन 1986। सर ये तो लिखा जा सकता है कि भाई ये कितने साल के बाद आया, क्योंकि दोनों ही 2002 में इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो क्यू से शुरू हो सकता है, तो पढ़ के देखते हैं। क्यू के बाद एस, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखा है, और पी टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, वो भी सही है। और आर द पॉलिसी ऑल्सो लेस एम्फोसिस, ऑल्सो बोल रहे हो सर, लेस एम्फोसिस ऑन, ओके द ओके, ऑल्सो लेस एम्फोसिस ऑन, तो आर बाद में ही आना चाहिए। तो लास्ट में आपको क्या होना चाहिए, आर ही लास्ट। तो क्या होना चाहिए, क्यू से, क्यू से शुरू होकर के आर पे खत्म होना चाहिए, क्यू से शुरू होकर आर पे खत्म होना चाहिए। सो बी मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली, पढ़ के देखो। ठीक है, तो वही, हाउ आर यू डूइंग इट सर, मैं S1 S6 के साथ कनेक्शन ढूंढता हूँ, कंपलसरी पेयरिंग करता हूँ। ओके, 96th क्वेश्चन देखना। कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया एंड इट मेक्स इंडिया एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर इन द कॉटन प्रोडक्शन। सो कोई भी चीज जो ग्लोबल प्लेयर के बारे में बात करता होगा, मेरा पहला सेंटेंस है। द कंट्री अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन, आर से ही शुरू होना चाहिए, ग्लोबल प्रोडक्शन की बात हो गई। उसके बाद क्यू, इंडियाज contribution to the production, okay, 25% comes from around 1:6, तो और क्यू भी आपका कनेक्टेड है। उसके बाद एस, इन द रॉ मटेरियल कंजम्पशन बास्केट, तो और क्यू पी है। 97th क्वेश्चन देखें। One of the features of humanist culture in Italy was a slackening of the control of religion over human life. Slackening of the control of religion over human life. रिलीजन के ऊपर से, रिलीजन के, रिलीजन का जो कंट्रोल था ह्यूमन लाइफ के ऊपर में, उसका ढील पड़ना। ठीक है, तब क्यू पे आते हैं, ही रोड। सर यहाँ पर मैं किसी भी ही के बारे में S1 में नहीं है, किसी भी बंदे के बारे में बात नहीं हो रही, तो दोनों ही आंसर नहीं हो सकता। ओके, किसी भी बंदे के बारे में बात नहीं हो रही। फिर पी, पी में बोलता है, दो दे वर नॉट irreligious, Italians were strongly attracted to material wealth, power and glory। ये दे तो इटालियंस के बारे में ही बात कर रहा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ क्या बोल रहा है कि रिलीजन के ऊपर से ढील, रिलीजन का कंट्रोल जो है ढील हुआ लाइफ से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बोल रहे कि दो दे वर नॉट रिलीजियस, वो अधार्मिक नहीं थे, तो पी से शुरू हो सकता है। पी के बाद मटेरियल वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी, तो पी से शुरू हो सकता है। फिर ऐसे देखो, फ्रांसिस्को बार्बरो वाज अ ह्यूमैनिस्ट फ्रॉम वेनिस, फ्रांसिस्को दुश्मन, तो पी के बाद एस तो हो सकता है। उसके बाद ही रोट, एस, और इसमें बोल रहा है अनदर ह्यूमैनिस्ट, पहले ह्यूमैनिस्ट उसके बाद अनदर ह्यूमैनिस्ट, तो पहले पहले तो वॉज ह्यूमैनिस्ट फ्रॉम वेनिस, और उसने क्या लिखा, और उसके बाद आर, हाँ, तो आर, तो क्या होना चाहिए, पी एस क्यू आर इज द बेस्ट ऑप्शन। 98th क्वेश्चन में आता है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड इन 1995, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ओके, वहीं से शुरू होना चाहिए, यहाँ क्यू से शुरू है, आर से शुरू है। क्यू से देखते हैं, हाउएवर, तो नहीं हो सकता, आर से ही, आर से ही शुरू होना पड़ेगा। आर में क्या लिखता है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द रूरल पब्लिक इन जनरल एंड बेनिफिट वीकर सेक्शंस एंड वुमेन वर्कर्स ऑफ रूरल एरियाज इन पर्टिकुलर। ओके, आर के बाद पी देखते हैं, इट ऑल्सो एम्स, या आर के बाद एक्स, विद द लिबरलाइजेशन, सर आर के बाद पी ही सही लग रहा है। 99th देखो, डिजिटल लॉ का is a key initiative under the Digital India aimed at transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy. So DigiLocker क्या है उसके बारे में ही बताना पड़ेगा। टारगेटेड एट द आइडिया ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस, डिजिटल लॉकर क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन पी में है, तो आंसर ही आपका PSQR हो जाना चाहिए, पढ़ के देख लेना। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, पहले से मार्क था, इसीलिए मैंने छोड़ भी दिया उसको, ज्यादा बताया नहीं। 100th वाला देखना, नैनो मिशन प्रोग्राम वाज initiated in 2007। again, what is nano mission program and what are its objectives से शुरू होना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर में, यहाँ तो said the nano mission is likely to pave the path for India's domination in cutting edge science। ये तो what is nano mission तो आपने बताया नहीं। Okay, its goal is to foster, promote and develop all aspects of nanoscience and nanotechnology। Q से तो शुरू कर सकता हूँ सर। This is फिर Q के बाद R। This is an umbrella program which promotes basic research and focuses on nanotechnology adaptation and transfer to industry for use by the masses। Okay,
पहले पहले ये क्या है, तो ये गोल क्या है इसका, तो क्यू के बाद आर लिखता हूं तो सबसे अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद पी, द नैनो मिशन इज लाइकली टू पेव द पाथ फॉर इंडियाज डोमिनेशन इन कटिंग एज साइंस बाय डूइंग व्हाट, एस लास्ट में होना चाहिए क्योंकि एस के बाद S6 का कनेक्शन अच्छा बनता है। तो दो ऑप्शन है, QRPS या RPQS। हम अगर, हाँ, आरपी तो साथ में ही आना चाहिए, तो क्यू को कहां रखूं, क्यू को शुरुआत में रखूं या क्यू को एस के पहले रखूं, हाँ, क्यू को एस के पहले रखूं। मैं तो बी ही मार्क करूंगा, QRPS ही मार्क करूंगा। देखते हैं अल्टीमेटली क्या आंसर आंसर आता है। सी इज ऑल्सो अ गुड इनफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या करना है, जब सेंटेंस मिलते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है, हम कर सकते हैं। शी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ मेडिकल ट्रीटमेंट विद इक्वानिमिटी। इसके आगे एक वर्ड और भी पढ़ा था हमने, एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब ही होता है इक्वानिमिटी, मतलब कंपोजर, बहुत धैर्य रखना। तो धैर्य नहीं रखना, तो ट्रैंक्विलिटी इक्वानिमिटी होता है, कंपोजर इक्वानिमिटी होता है, प्लेसिडिटी इक्वानिमिटी होता है, तो ऑपोजिट हो जाएगा एजिटेशन। ही हैड बीन वेहमेंट इन अपोजिंग द आइडिया। अपोज आइडिया को करने के लिए बहुत पैशनेट था, बहुत जोरदार तरीके से, वेहमेंट फोर्सफुल था, ठीक है। तो आर्डेंट फोर्सफुल पैशनेट, ओके, फर्वेंट पैशनेट, इम्पैशन्ड पैशनेट, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सबड्यूड शांत होना, ओके। देन ही इंडल्जेस इन नेफेरियस एक्टिविटीज। नेफेरियस एक्टिविटीज, कुख्यात काम में वो अपने आप को इंडल्ज करता है, तो कुख्यात तो नेगेटिव वर्ड हो गया। तो फ्लैजिशियस का मतलब भी नेफेरियस है, ओके। एक्सिक्रेबल का भी मतलब नेफेरियस है, अबॉमिनेबल का भी मतलब नेफेरियस है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एडमिरेबल। ये सब सारे वर्ड्स टफ वर्ड्स हैं, दैट्स व्हाई आई सेड एंटोनिम्स भी उतने आसान नहीं है। व्हेन ही वाज बोर्न हिज फैमिली वाज इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है बहुत गरीब होना, ठीक है। तो इम्पिक्यूनियस का मतलब भी गरीब होना होता है। रूइंड तो सही नहीं है इंडिजेंट के लिए, लेकिन नेगेटिव वर्ड है। प्रिटेंशियस का मतलब बहाना बनाने वाला, वो दिखावा करने वाला, वो भी नहीं है। इंडिजेंट का मतलब पुअर होता है, तो पुअर होता है, तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए, अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच। 105, ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्ब्यूलेंट टाइम्स। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, केओस, कंफ्यूजन, उथल पुथल के समय, तो नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड्स मीनिंग नहीं बन सकता। कैप्रिशियस का मतलब है विलफुल, अब ये विम्सिकल, मनमौजी। डेसोलेट होना, अटर डिस्पायर में होना, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब शांति होना चाहिए सर। ऑब्स्ट्रपर्स का मतलब है नॉइजी, ठीक है। तो एक ही पॉजिटिव वर्ड है, बाकी सब नेगेटिव वर्ड है, वैसे ही काम किया जा सकता था। टर्बुलेंट का नेगेटिव सेंस है, तीन वर्ड नेगेटिव है, एक पॉजिटिव वर्ड है, काम हो गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो पहला देखते हैं, आई शेल नॉट बी गोइंग टू द, ये ही आपको डिफाइन करेगा आगे आपको कैसे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई शेल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर, हाँ, ये तो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ इट स्नोस, आई शेल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर इफ इट स्नोस। 107, डैश देन 100 पैसेंजर। सर ये काउंटेबल नंबर है, काउंटेबल के साथ लेस लिखते हैं या फ्यू, फ्यू लिखते हैं, लेकिन कौन सा लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री लिखना है या सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। फ्यूअर्स देन 100, ये तो गलत ही हो जाएगा। नो फ्यूअर देन, हाँ, नो फ्यूअर देन 100 पैसेंजर्स वेर किल्ड इन दी रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट। सो नो फ्यूअर काउंटेबल के लिए, नो लेस देन नहीं बोलेंगे, लेस देन क्वांटिटी के लिए होता है। 118, ईच ऑफ दिस बिल्डिंग्स, ईच सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो ईच ऑफ दिस बिल्डिंग्स इज, ऑफ दिस बिल्डिंग्स क्या है, फ्रेज, सब्जेक्ट कौन सा है, ईच, ओके। तो ईच के लिए इज लिखना है। दिस इज एन एरिया ऑफ डैश डेंस पॉपुलेशन। डेंस क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले हमको एडवर्ब ही चाहिए और सारे के सारे एडवर्ब है, ठीक है। तो क्या एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन, टोटली डेंस पॉपुलेशन, टेंजेंशियली, लैंग्वेजली, लैंग्वेजली का मतलब है लेजीली, क्या होना चाहिए, वेरी के जैसा सेंस चाहिए, एक्सट्रीमली, ओके। देन 110, रीडिंग, टेंजेंशियली का मतलब है टच नहीं करना, डायरेक्टली बोलना नहीं, इनडायरेक्टली बोलना, तो मीनिंग नहीं बनता। रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन डैश बाय स्पीच डिसऑर्डर्स। डैश बाय, रीडिंग एबिलिटी क्या होती है, वो सफर करता है,
ओके, तो रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन, अफेक्टेड, अफेक्टेड, इस अफेक्टेड या इस अफेक्टेड, रीडिंग एबिलिटी पे प्रभाव डालता है, इस अफेक्टेड। ओके, 111, she has faced almost a dash difficulty in arranging the funds for the event, ऑलमोस्ट, करीब करीब, जिससे पार ना लग पाए, ऐसी डिफिकल्टी जिससे पार ना लग पाए। ऑलमोस्ट बोलते हैं तो इनसरमाउंटेबल, जिससे पार नहीं लग सकता था। ठीक है, ऑलमोस्ट बिग नहीं बोल सकता, ऑलमोस्ट करीब करीब बड़ा, करीब करीब जायंट है, करीब करीब लार्ज नहीं बोलना, बोलना है कि करीब करीब जो पार ना हो पाता लेकिन कर ली होगी। शी हैज फेस्ड ऑलमोस्ट इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टी इन अरेंजिंग द फंड्स फॉर द इवेंट। ऑलमोस्ट बोलने का मतलब क्या है कि उसने अल्टीमेटली अरेंजमेंट कर लिया होगा। 112, अवर स्कूल बिल्डिंग इज डैश डायलैपिडेटेड। ओके, डायलैपिडेटेड का मतलब टूटा फूटा होना। ठीक है, तो सर सेटिस्फैक्टरीली तो नहीं हो सकता। ओके, लिटिल नहीं बोल सकते हैं, इस अ लिटिल, कुछ तो डायलैपिडेटेड है, तो ये लिटिल काम नहीं करेगा, ये लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नॉट। ओके, डीपली डायलैपिडेटेड या विजिबली डायलैपिडेटेड। डीपली गहरा तरीके से टूटा फूटा है, मतलब नहीं बनता सर। विजिबली देखने लायक, मैंने दिखता है, विजिबली डायलैपिडेटेड, देखने में ही लगता है कि टूटा फूटा है। रानीखेत इज अ प्लेस ऑफ रिमार्केबली डैश ब्यूटी, ब्यूटी नाउन है, रिमार्केबली एडवर्ब, तो एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव है सीनिक, ये एडजेक्टिव है। सीन नाउन है, सीनिकली एडवर्ब है, सीनरी नाउन है। ओके, ब्यूटी नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत काम करता है। 114, द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू डैश कैप्चर बाय द पुलिस ऑफिसर। मैनेज टू मतलब पकड़ में नहीं आना का, उसने खुद को पकड़ में आने से बचा के रखा। आई मैनेज टू डू समथिंग, मैंने वो करने में सक्षम हुआ। किस तरीके से मैं वो काम करने में सक्षम हुआ? मैनेज टू डू समथिंग, कोई काम करने में सक्षम हुआ। तो क्या इन्वेड का मतलब तो अटैक होता है, हाँ, एवेड का मतलब एस्केप, किसी तरह से बच निकला, somehow managed to escape, तो एवेड। ओके, एवेड कैप्चर, यहां देखना, सम 2+V1 चाहिए। ओके, टू रन अवे कैप्चर नहीं हो सकता, टू रन कैप्चर नहीं हो सकता, टू रन अवे कैप्चर नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। टू स्लिप कैप्चर नहीं होता है। ओके, तो ये भी नहीं बन सकता। टू इन्वेड कैप्चर भी नहीं बन सकता, तो एवेड कैप्चर। फिर आई एम डैश ऑन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर। आई एम डैश ऑन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर, मैं उसमें उतर रहा हूं। तो उतरने के लिए क्या बोलते हैं? ऑन लिखा है, ऑन के साथ क्या चलता है? एम्बार्किंग। ऑन, एम्बार्क ऑन का मतलब है शुरू करना। कनकरिंग का मतलब होता है सहमत होना, लेकिन ऑन के साथ हमको शुरुआत करना, तो एम्बार्किंग ऑन। ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी कोई बहुत आसान तो नहीं था, ठीक है, लेकिन इसको करके देखते हैं। वॉकिंग ऑन एक्शल्स, एक्शल्स पे अगर आपको चलने बोलो और बोल के बिना टूटे फूटे चलना, एक के शेल्स पे चलो और बिना टूटे फूटे चलना है, तो क्या होना चाहिए? अंडरटेकिंग एंड अनकंफर्टेबल जे बी, यू आर केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स। ए, केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स। टाइट रोप वॉक करना, ये कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। फेदर योर ओन नेस्ट, क्या करना चाहिए? हाँ, टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय यूजिंग डिसऑनेस्ट मीन्स, चोरी से पैसे कमाने को बोलते हैं फेदर योर ओन नेस्ट। नीदर फिश नॉर फॉल, हाँ, नीदर फिश नॉर फॉल, बता नहीं सकता कि, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई। नीदर फिश और फॉल नॉट फॉल का मतलब है ये क्या है, फिश है कि फॉल है, बताना मुश्किल हो। सो डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासिफाई इज नीदर फिश। एलिफेंट इन द रूम, ये पूरा हाथी रूम में खड़ा है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं द एलिफेंट इन द रूम इज द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड, इग्नोर्ड। ऑब्वियस प्रॉब्लम कुछ और है और किसी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, उसको बोलते हैं द एलिफेंट इन द रूम। हाँ, द शिप हैज सेल्ड का मतलब है ये आगे निकल गया, अब कुछ करके कोई फायदा नहीं है। द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ट, ओके, अब कुछ करके फायदा नहीं है, वो मौका तो छूट गया, तो द शिप हैज सेल्ड। दैट इज ऑल। हाउ डिड यू लाइक द सेशन? कमेंट, और कोई भी क्वेश्चन का डाउट होगा तो आप अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो,
और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, और सर से बोलो ग्रुप में ज्वाइन हो लो, टीम निष्ठा में बोल के ग्रुप में ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं क्वेश्चंस पूछना, वहां पर मैं आंसर आपको देता हूँ। ठीक है, सी यू इन द प्रैक्टिस सेशंस एंड पीपल हु वांट टू ज्वाइन। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश में, हमेशा याद रखना 120 में कम से कम हम 110 तक ला सकें, इस तरीके का इंग्लिश मैं पढ़ा दूंगा। मेहनत आपकी ज्यादा ही बोलना चाहिए, नॉलेज तो मैं सोचो 40% ही दे रहा हूँ, 60% तुम्हारा मेहनत है। ओके, कैच यू ऑल, बाय बाय।